नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। विगत अंक से मैंने एक नए विषय पर परिचर्चा शुरू की है, जिसका संबंध राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 से है। इस अंक में मैं भारत सरकार की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करूंगा। इन सभी कदमों की चर्चा राष्ट्रीय सहकारी नीति में विस्तृत रूप से की गई है। भारत सरकार ने जुलाई 2021 में केंद्र स्तर पर सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ ही सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रयास किए, जिनकी चर्चा नई सहकारी नीति में 5 उपशीर्षों में की गई है। पहला जो शीर्ष है वह है सहकारी समितियों का सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत भारत सरकार का जो कदम उठाया गया था वह पहला कदम पैक्सों को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल उपविधियों को पूरे देश में परिचालित करना था, और आज की तारीख में इस मॉडल उपविधि को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश ने लागू कर दिया है। इस मॉडल उपविधि के माध्यम से पैक्स को 25 नए क्षेत्रों में व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ भी बिहार राज्य में निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना ने बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 26 का प्रयोग करते हुए मॉडल उपविधि से संबंधित कतिपय अंशों को पैक्सों की उपविधि में शामिल करने का निर्देश दिया है। मैं आपको यहाँ बता देना जरूरी समझता हूँ कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 26 का संबंध निबंधित सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन निर्देशित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति से है। सहकारी समितियों के सशक्तिकरण के क्रम में भारत सरकार ने जो दूसरा कदम उठाया वह था कि वैसे पंचायत जो अनकवर्ड हैं वहाँ पैक्स, डेयरी सहकारी समितियाँ, प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियाँ और प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समितियों का गठन किया जाए। बिहार राज्य में आप जानते हैं कि पहले से ही पंचायत स्तर पर पैक्स का गठन किया गया है, और 44 AQ के सबसेक्शन 2 में पैक्स पंचायत का सह अंतक है। तीसरा जो कदम था भारत सरकार का वह था कि सहकारिता आधारित श्वेत क्रांति 2 के लिए परिकल्पना प्रस्तुत करना, SOP प्रस्तुत करना। आप सभी जानते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र के माध्यम से श्वेत क्रांति 1 ने अपार सफलता हासिल की है, और इस क्षेत्र में मैं गुजरात के अमूल ब्रांड की चर्चा करना जरूरी समझूंगा, जो गुजरात के मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का ब्रांड है। यदि हम यह बताना आपको आवश्यक समझते हैं कि अमूल डेयरी का जो फूड प्रोडक्ट है और ग्लोबल ब्रांड बन गया है, और उसके प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो इस देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। और यदि हम 2025-26 के अमूल डेयरी के टर्नओवर की चर्चा करें तो यह लगभग 65,000 करोड़ था, और गुजरात के लगभग 18,000 गाँवों से प्रतिदिन 34 लाख से ऊपर किसानों से दूध के संग्रहण का काम अमूल डेयरी करता है। भारत सरकार श्वेत क्रांति 2 के माध्यम से अमूल डेयरी के प्रयोग को पूरे देश में लागू करना चाहती है। साथ ही भारत सरकार बहुउद्देशीय पैक्स द्वारा गैर ऋण क्षेत्रों में व्यवसाय का विविधीकरण करना चाहती है, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है। उसने डाइवर्सिफिकेशन के लिए कार्य किया कि पैक्स केवल क्रेडिट सेक्टर में नहीं रहे बल्कि नॉन क्रेडिट सेक्टर में भी वे कार्य करें। पैक्स के स्तर पर उठाया गया एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव था
विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना। इस परियोजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री ने देश की 11 राज्यों की 11 पैक्सों में पायलट प्रोजेक्ट रूप में किया था और यह परियोजना आज की तारीख में हजारों पैक्सों में शुरू की गई। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के बारे में और उसके खासियतों के बारे में मैं आपसे एक अलग चर्चा करूंगा। एक अन्य काम भारत सरकार ने किया, उसने किया कि जेम पोर्टल पर सभी सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया, ताकि वे जेम पोर्टल पर जाकर सारी सहकारी समितियां पारदर्शिता का पालन करते हुए आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकें। तो ये सभी पहल सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए किए गए। साथ ही भारत सरकार ने सहकारिता में सहकार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। पहला कदम था निर्यात, ऑर्गेनिक उत्पादों और बीज के क्षेत्र में 3 नई राष्ट्रीय सहकारी समिति का गठन। यह सहकारी समिति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत बहुराज्यीय सहकारी समिति के रूप में गठित किए गए थे। इनका नाम है भारतीय बीज सहकारी समिति, जिसे हम संक्षेप में BBSS कहते हैं। दूसरी सहकारी समिति है सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL और तीसरी सहकारी समिति है राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL। इसके आगे भी भारत सरकार ने सहकारिता में सहकार को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इसके माध्यम से प्राथमिक सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों के बैंक मित्र के रूप में सामने लाया गया। साथ ही प्राथमिक सहकारी समितियों में उसके सदस्यों को रुपए KCC के वितरण कार्य भी आरंभ किया गया। यह परियोजना गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई, जिसने अपार सफलता प्राप्त की और इसके अंतर्गत प्राप्त डिपॉजिट से उन बैंकों को सेक्शन 11 के कंप्लायंस में सहायता मिली। अब इसका विस्तार देश के अन्य राज्यों में भी किया गया है और हमारे यहाँ भी यह काम कर रहा है और खासकर डेयरी सहकारी समितियों को, कई पैक्सों को और PBCS को इससे जोड़ा गया है। भारत सरकार का एक अन्य महत्वपूर्ण कदम था, वह था सहकारी समितियों के लिए आयकर के नियम में बदलाव। केंद्रीय बजट 2023-24 में यह प्रावधान किया गया आयकर नियम में संशोधन करके कि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की आय वाली सहकारी समितियों को सरचार्ज जो पहले 12% देना था उसे घटाकर 7% कर दिया गया। कॉर्पोरेट सेक्टर पहले ही 7% दे रहा था, लेकिन सहकारी समितियों को 12% देना था। अब सहकारी समितियों को कॉर्पोरेट सेक्टर के बराबर ला दिया गया और उन्हें सरचार्ज 7% देने की सुविधा दी गई। और माननीय सहकारिता मंत्री ने नई सहकारिता नीति को लाते हुए यह स्पष्ट भी किया है कि सहकारिता जगत को कॉर्पोरेट सेक्टर के समकक्ष लाया जाएगा। अगली पहल भारत सरकार की तरफ से जो हुई थी वह था कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की दर को सहकारी समितियों के लिए 18.5% घटाकर 15% कर दिया गया। इतना ही नहीं, सहकारी समितियों को शोध पर टैक्स कटौती किए बिना उसकी नगद निकासी सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। 3 करोड़ तक जो नगद निकासी करेंगी सहकारी समितियां, और स्रोत पर कोई टैक्स की कटौती नहीं होगी। अगला कदम था वह सहकारी बैंकों के लिए था और सहकारी बैंकों को व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। और पहला महत्वपूर्ण निर्णय था सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन की स्थापना। इस अम्ब्रेला संगठन का नाम था नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इस अम्ब्रेला संगठन के द्वारा सहकारी बैंकों को विनियमित करने का प्रयास किया गया है। सहकारी बैंकों को यह भी सुविधा दी गई कि वे व्यवसाय के विकास के लिए नई शाखाएं खोल सकते हैं। साथ ही सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह ऋण का एक भुगतान वन टाइम सेटलमेंट, एक मुश्त निपटान अर्थात वन टाइम सेटलमेंट करने का अधिकार दिया गया।
मैंने आपसे चर्चा की कि शहरी शहरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए भारत सरकार ने एक नए महिला संगठन का गठन किया, साथ ही उन्हें नई शाखाएं खोलने की भी अनुमति दी गई। एक अन्य पहल था जो सहकारी चीनी मिलों के सशक्तिकरण से संबंधित था, जो हमारे यहाँ उतना दिख नहीं पाया क्योंकि हमारे यहाँ सहकारी चीनी मिलें नहीं हैं। लेकिन सहकारी चीनी मिलों के लिए जो सशक्तिकरण का लाभ कई उन राज्यों को प्राप्त हुआ जहाँ बड़े पैमाने पर कोऑपरेटिव सेक्टर में चीनी मिलें काम कर रही है। इसमें पहला प्रयास था कि उचित और लाभकारी मूल्य और राज्य परामर्श मूल्य, उचित और लाभकारी मूल्य, इसको हम लोग गन्ना के लिए होता है, इसको हम लोग फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस करते हैं। अधिप्राप्ति में जब हम धान और गेहूँ करते हैं तो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस करते हैं, लेकिन जो यहाँ है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FAP है, जो गन्ना के लिए केंद्र सरकार निर्धारित करती है। तो इसमें व्यवस्था यह किया गया कि उचित और लाभकारी मूल्य और राज्य परामर्शी मूल्य, स्टेट एडवाइस प्राइस तक गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान पर राहत के रूप में अतिरिक्त आयकर नहीं लगेगा, यह सुविधा दिया गया। यहाँ यह समझना जरूरी है कि गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य है, जबकि राज्य सरकार समर्थित मूल्य SAP राज्य सरकार द्वारा घोषित उच्च मूल्य है। चीनी मिलें कानूनी रूप से FRP का भुगतान करने के बाद है, परंतु यदि कोई राज्य सरकार SAP की घोषणा करती है, राज्य समर्थित मूल्य की घोषणा करती है, तो उस राज्य को चीनी मिलों की दोनों कीमतों में से उच्चतर जो कीमत है उसका भुगतान करना होगा। यदि केंद्र घोषित मूल्य और राज्य घोषित मूल्य में जो उच्चतर मूल्य है वही उसको किसानों को देना होगा गन्ना के मूल्य के एवज में। और इसमें था कि वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। पहले अनुमति नहीं थी, लेकिन वर्ष 2017 से पूर्व सहकारी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में आयकर में दावा करने की अनुमति दी गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 के आकलन वर्ष से पहले सहकारी चीनी मिलों के किसानों को दिए गए अतिरिक्त गन्ना भुगतान के लिए आयकर में कटौती का दावा करने की अनुमति नहीं थी। मैंने पहले बता दिया है, फिर मैं बता देता हूँ कि इस तरह का भुगतान प्राय केंद्र सरकार द्वारा घोषित उच्च एवं लाभकारी मूल्य से अधिक होते थे, जो राज्य समर्थित राज्य स्तरीय समझौते या राज्य परामर्शित मूल्य के अंतर्गत किए जाते थे। वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में आयकर अधिनियम की धारा 155 में संशोधन करके चीनी मिलों को वित्तीय वर्ष 2016-17 से पहले किसानों को किए गए अतिरिक्त भुगतान पर आयकर में कटौती का दावा करने का अधिकार दिया गया, और इससे चीनी मिलों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राशि का दावा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने सीरा पर जो GST 28% था उसको घटाकर 5% कर दिया गया। अब आप इसे समझ सकते हैं कि चीनी मिलों के लिए कितनी सुविधा उपलब्ध कराया गया। केंद्र सरकार इतना ही नहीं रुकी, उसने RCS ऑफिस के लिए और NCDC के लिए भी कई पहल किया। RCS ऑफिस के पहल के रूप में हम एक बात की चर्चा करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने जो 2002 का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था, उसमें वर्ष 2021 में अमेंडमेंट किया, जिसको वर्ष 2023 में नोटिफाई किया गया बजट में। इस अधिनियम के अंतर्गत कई क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन यह किया गया कि बहुराज्यीय सहकारी समितियों के लिए एक केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकार का गठन किया गया। हमारे यहाँ तो सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए वर्ष 2008 में ही बिहार निर्वाचन प्राधिकार के गठन का प्रावधान किया गया था अधिनियम के द्वारा। और इसी तरह से दूसरा प्रोविजन यह किया गया संशोधन अधिनियम के द्वारा कि बहुराज्यीय सहकारी समिति संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा कि एक कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। एक नया कंसेप्ट था। बैंक क्षेत्र में लोकपाल के बारे में हम लोग सुनते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव क्षेत्र के संदर्भ में कोऑपरेटिव ओम्बड्स की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तीसरा किया गया कि एक कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर का पद की नियुक्ति की भी बात की गई। और साथ ही जो भी RCS ऑफिस के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑफिशियल वर्क्स किए जाते हैं, मैसेज प्राप्त किए जाते हैं या मेल किए जाते हैं, जो तमाम कार्य किए जाते हैं, उनको कानूनी वैधता प्रदान की गई। इलेक्ट्रॉनिक मेथड हम भी यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन मेंबरशिप की बात है
लेकिन इन सभी को एक्ट के माध्यम से उसने वैधता प्रदान कर दिया बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम में। और साथ ही NCDC के सुदृढ़ीकरण का भी कार्य किया गया और उसके द्वारा टैक्स के स्तर पर और फिशरीज कोऑपरेटिव के स्तर पर FPO के गठन की योजना की शुरुआत की गई। हमने भी लगभग बिहार राज्य में पैक्सो के माध्यम से 100 नए FPO का गठन किया है। अब राष्ट्रीय सहकारी नीति में यह बताया गया है कि ठीक है, हमने ये सब पहल किए थे, लेकिन इन पहलों को आगे बढ़ाते हुए और कई कार्य किए गए, जिसकी विस्तृत चर्चा मैं आपसे अगले अंक में करूंगा। उसमें राष्ट्रीय सहकारी नीति के 2025 के विजन, मिशन और उद्देश्य की चर्चा आपसे क्रमवार करूंगा। इस अंक में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।